जय हिंद जय हिंद जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th की परीक्षा जन जो 2024 के हैं उसका सेट नंबर 2। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर्स में कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। और बच्चों, अगर आप लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल रामबाण क्या है, सीरीज़ है। तो बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है बच्चों, तो हम कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लास्ट मोमेंट पर बेसिक कंसेप्ट बताने के साथ साथ में क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी करवाई जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि P ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.06, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कोई इवेंट ना हो। तो नॉट एन इवेंट को हम बच्चों इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई नॉट, मतलब जो इवेंट ना होता हो। ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे, जो इवेंट नहीं होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होती है? P ऑफ ई नॉट। अब बच्चों, हमारा एक बेसिक सा टर्म है, एक फॉर्मूला है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो नॉट है, उन दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? गिवन दैट, हमारे पास क्या बच्चों गिवन है? जो प्रोबेबिलिटी है 0.06, उसकी वैल्यू नाउ वी नो दैट। ठीक है, हम क्या जानते हैं? अभी बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया कि PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो PE की वैल्यू हमें दी है बच्चों, कितनी दी है? 0.06 प्लस PE नॉट, इसकी वैल्यू निकालना है। इसको ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा? PE इज इक्वल टू 1 माइनस 0.06। तो यहाँ क्या हो जाएगा? PE नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.94। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉट E है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0.94। और बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये आपको बेसिक के लिए भी याद रखना है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, अब हम करेंगे और वाला क्वेश्चन। ठीक, देखिए बच्चों, 16 का ही और वाला क्वेश्चन हमें किस तरीके से पूछा गया है कि हमारे पास 2 डाइस है। कितनी डाइस है बच्चों? 2 डाइस है। और अगर हम बात करें एक डाइस में कितने आउटकम होते हैं, रिजल्ट कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर 2 डाइस को एक साथ उछालते हैं। अब उछालने पर वो कह रहा है कि दोनों डाइस में जो नंबर आएंगे, अगर उनका प्रोडक्ट इतना आना चाहिए, कि किसके बराबर आना चाहिए? 6 के बराबर। अगर मैं बात करूं, हमारी ये डाइज है बच्चों, ठीक है, और ये दूसरी डाइज है। ठीक, ये दोनों डाइज है। अब डाइज पे वो कह रहा है कि जो टॉप सरफेस होती है, ये कौन सी सरफेस है? टॉप। और ये भी कौन सी सरफेस है? टॉप। जब मैं इसको टॉस करूंगा तो ऐसे 2 नंबर आने चाहिए, जैसे मान लो इस पे 2 आ गया, इस पे 3 आ गया, तो ऐसे 2 नंबर आने चाहिए कि इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो वो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ठीक है, तो हमको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर मैं दोनों डाइस उछालूं और उन दोनों नंबर का सम कितना आ जाए? 6। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि पॉसिबल आउटकम होंगे कितने। पॉसिबल आउटकम मतलब भाई देखो, ये टॉप सरफेस है, तो टॉप सरफेस में टोटल डाइज में कितने होते हैं? 6। तो 6 तरीके से टॉप सरफेस आ सकती है, टॉप नंबर 6 तरीके से आ सकता है, और 6 तरीके से इसमें भी आ सकता है। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास रिजल्ट कितने हो जाएंगे? आउटकम 36 हो जाएंगे। ठीक है, अब 36 में से हमें ढूंढना है कि कौन कौन से फेवरेबल आउटकम होंगे। तो देखो, अगर हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं
द फेवरेबल आउटकम, ठीक है, यहाँ लिखेंगे टोटल फेवरेबल आउटकम। और बच्चों टोटल फेवरेबल आउटकम को रिप्रेजेंट कैसे करता हूं मैं, एन और ब्रैकेट में एस से। कितने हो जाएंगे, 6 × 6 कितना, ये हो जाएगा 36। तो हमारे पास क्या है 36, तो क्या हो जाएंगे टोटल आउटकम हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट देखो, देखो बच्चों पहले तो बनेगा कि 1 और 6, जब पहली डाइस पे 1 आए और दूसरी डाइस पे 6 आएगा तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ पहली डाइस पे 2 आए और दूसरी डाइस पे 3 आए तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना होगा 6 होगा। अगर मैं चला 3 और दूसरी डाइस पे आया 2 तब भी इसका प्रोडक्ट कितना होगा 6 होगा। उसके बाद मैंने क्या करा, मैं 4 पे गया और 3, तो इसका प्रोडक्ट भी कितना होगा, ओ सॉरी चौथे पे गया तो 4 का तो शायद ही नहीं बनेगा, 4 दुनिया नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं अगर 5 पे गया तो 5 का भी नहीं बनेगा, वो 6 पे क्या होगा 6 और 2, ठीक है, 6 और 1 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 6 2 3 3 2 और 6 1। इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिस पे दोनों डाइस का प्रोडक्ट कितना हो बच्चों 6 हो। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग एन इवेंट, ठीक है। और इवेंट कौन सा, गेटिंग एन इवेंट दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इवेंट में इसको मान लो एन ई, मतलब ऐसे कितने इवेंट होंगे कि जिसमें अगर मैं डाइस को टॉस करूं और उसके टॉप सरफेस के 2 नंबर का सम कितना आ जाए 6 आ जाए, तो कितने होंगे 1 2 3 4। तो ऐसे टोटल 4 आउटकम होंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो इसी का करता हूं मैं क्या, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। तो इससे देखो कैसे करेंगे, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पर देखो पी ई बराबर 4/36, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा पी ई इज इक्वल टू 1/9। तो बच्चों हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/9। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों 17 क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम किसके जैसा है 16 क्वेश्चन के जैसा, ठीक है। जिसमें हमको ये बताया गया है कि जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की दी है 0.05 और हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है नॉट ई, और नॉट ई को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप आप ये लिख तो सकते हैं, पर मैं फिर भी करवा देता हूँ सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों सॉल्यूशन होगा कि जो गिवन दैट है, ठीक है बच्चों, किसी भी एग्जाम में अच्छे से लिखने के लिए हमें गिवन दैट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पी ई इज इक्वल टू 0.05 हो गया, ठीक है। एंड हम जानते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या जानते हैं, पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ देखो पी ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, पी ई की वैल्यू है 0.05 और साथ में पी ई नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ट्रांसफ़र करो राइट हैंड साइड,
तो ये कितना हो जाएगा, PE0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, जिसमें इसका आंसर आ जाएगा PE0 इज इक्वल टू 0.95। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक बार जब हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद में क्या आता है, हमको क्वेश्चन बिल्कुल कोई कठिन नहीं लगता। ठीक है, आओ अब करते हैं इसका नेक्स्ट और वाला क्वेश्चन। ठीक, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन समझो, यहाँ पर कहा गया है कि एक बैग है। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मेन डेटा जो होता है मैं उसे यहाँ पर राइट करता हूँ। ठीक है, तो आप परीक्षा अध्ययन लेके बैठेंगे 2024 की, और देखो एक ऑफिशियल नोटिस आया था कि जो भी पेपर मॉडल पेपर होते हैं परीक्षा अध्ययन, इसमें से हूबहू क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस वो पैटर्न को ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन आ जाए, बट इस मेथड का और दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इसको हिट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, गिवन दैट, हमें ये गिवन है बच्चों, एक बैग है और एक बैग में, ये देखो यहाँ बैग है, एक बैग है और इसमें 3 रेड बॉल है। कितनी रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है, और 5 ब्लैक बॉल है। कितनी है, 5 ब्लैक बॉल। तो बच्चों जब भी ये बॉल का क्वेश्चन आए तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमारा सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम हमेशा क्या होगा, बैग के अंदर जितनी भी बॉले प्रेजेंट हैं। ठीक है, टोटल आउटकम हम हमेशा क्या लेंगे, जितनी बॉल बैग के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर बॉल बैग कंटेनर जिसका भी सवाल आता है, जैसे मार्बल बॉल हो गया, फिर कोई सी भी बॉल हो गया, ठीक है, तो किसी बैग के अंदर किसी ने रेंडमली रखा तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है वो हो जाएगी सैंपल स्पेस। तो 3 रेड बॉल प्लस 5 ब्लैक बॉल, तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, 3 और 5 8। अब मैं एक काम करूं बच्चों कि उसको रेंडमली उसमें से एक क्या निकालूं, बॉल निकालूं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से अगर मैं बॉल निकालता हूं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड हो। तो भैया देखो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस तो 8 है, मतलब बैग के अंदर टोटल बॉल 8 है, हमने बिना देखे इसमें से ड्रॉ किया। अब रेड बॉल तो 3 है, तो तीनों रेड बॉल में से कोई सी भी रेड बॉल आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3। याद रखना जिस भी कलर की बात हो रही है उसको टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देना। मतलब क्या है, अगर रेड बॉल हो रही है तो यहाँ रेड बॉल अपॉन आउटकम। ठीक है, तो रेड बॉल जितनी भी हो आउटकम। अगर मुझे ब्लैक बॉल का कहता है कि क्या होता है तो मैं क्या लिखता, सैंपल स्पेस 8 है और टोटल रेड बॉल कितनी है, 5, तो ये रेड ब्लैक बॉल की आ जाती, ये रेड बॉल की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और इसी को कहते हैं बच्चों सैंपल स्पेस, एस और एन। कितना है, 8। कौन सी, 3 रेड प्लस 5 ब्लैक। ठीक है, उसके बाद फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग एन इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। कोई भी नहीं बच्चों, ये लैंग्वेज तो वैसी की वैसी चलती रहेगी। ये और दैट के बाद में जिसका पूछा है तुम वो लिख देना। तो इसको तो याद ही कर लेना कि फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग, यहाँ ऐसे लिख देना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग एन इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। तो देखो ई होता है इवेंट, और इवेंट के कितने नंबर है, इवेंट क्या है, इवेंट है रेड हमारा। ठीक है, और वो कितने हैं, एन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे यहाँ पर,
भाई रेड कितने हैं 3, ठीक है। अब बस प्रोबेबिलिटी निकाल दो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P इजिकल टू कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल और नंबर ऑफ इवेंट, यहाँ कितना आ जाएगा PE इजिकल टू 3/8। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। आइए बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आप आपकी बुक में देखेंगे, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में या डायग्राम बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो किससे लिया गया हुआ है, हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम ग्राउंड बनाते हैं, तो हमने बना दिया ये ग्राउंड, ठीक है। अब इस ग्राउंड पे हम क्या करते हैं, एक 1.5 मीटर के लड़के को खड़ा कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया 1.5 मीटर का एक बंदा, ठीक है। ये 1.5 मीटर का लड़का यहाँ पर क्या हो गया, खड़े हो गया, कोई दिक्कत। अब इसी के सामने, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, इसकी कुछ दूरी पे खड़ा है और इस बिल्डिंग की हाइट है कितनी, 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो कि कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है बच्चों, इसकी हाइट है 30 मीटर। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, हमारा क्या है, एक लड़का है जो किसी बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है और लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। अब ये क्या करता है कि इसकी जो आंखें यहाँ पर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बनता है, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है बच्चा, कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैं क्या करूँ, देखो अगर ये पैरेलल तो यहाँ पर ये भी पैरेलल हो जाएगी इसकी लाइन, ठीक है, क्योंकि ये लाइन हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आ रही है भाई, देखो अगर ये सीधा देखेगा तो हॉरिजॉन्टल, अब इसकी आंखें हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों। अब ये क्या करता है, ये चलते 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 कुछ दूरी तक चलता है और इतना चलता है कि इसका एंगल कितना बन जाता है, इसका एंगल बन जाता है 60 डिग्री। इसका एंगल कितना बन जाता है, इसका एंगल बन जाता है 60 डिग्री, 60 डिग्री बन जाता है। तो अब हमें क्या कह रहा है कि भैया जो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चला, हमको ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 1.5 मीटर, क्योंकि पैरेलल है, बरोबर। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से यहाँ मान लेता हूँ कि ये बच्चा क्या करा, x डिस्टेंस चला, x मीटर, कितनी चला, x मीटर चला। तो देखो ये x, तो ये भी कितनी हो जाएगी, x मीटर की हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं एक काम करता हूँ कि बॉय की डिस्टेंस बिल्डिंग से मैं L मान लेता हूँ, कितनी मान लेता हूँ, L मीटर मान लेता हूँ कि जो लड़का है वो बिल्डिंग से L मीटर की दूरी पर खड़ा है, क्योंकि बच्चों हमें ये कहा ही नहीं गया है कि कितनी दूरी पर खड़ा है वो, ठीक है, हमको ये नहीं बताया कि कितनी दूरी पर खड़ा है। तो हमने क्या करा, यहाँ से मान लिया। अब मैं एक नाम दे देता हूँ इसको A B, ठीक है, यहाँ ऐसा कर लो A B C D E F और G, ताकि हमको समझ पड़ जाए।
देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा है कि डायग्राम को समझना, बाकी सॉल्यूशन को इसका बहुत सिंपल सा है। ठीक, अब देखो बच्चों हमारे पास सारी ऑप्शन आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो ये जो ए बी डिस्टेंस है बची हुई, ए बी जो डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 30 में से अगर मैं 1.5 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 28.5 मीटर बचेगी। ठीक है, अरे बच्चों देखो यहाँ पर क्या है कि ए से लगाकर जी तक तो पूरी हाइट है 30 मीटर, बट जो लड़के की हाइट बी जी है वो माइनस हो जाएगी, तो ये ए बी की केवल कितनी बचेगी, 28.5 बचेगी। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, देखो ये हो गया x, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, ये डिस्टेंस हो जाएगी टोटल l में से x माइनस करूँगा तो l माइनस x मीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, l माइनस x। अब ये जो l माइनस x है ये किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, l माइनस x मीटर के इसके पैरेलल है। तो अब हमें क्या लेना है, देखो एक ट्रायंगल ए डी बी लेना है या ए बी डी मान लो, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। तो कैसे करेंगे जरा स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि लेट द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग इज x, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग इज इक्वल टू कितना है, x मीटर। ठीक है, बिल्डिंग कितनी हुई, x मीटर। ठीक है, देन हाइट एंड क्या है, एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है बच्चों, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है अपनी, यहां से लेते हैं ए जी, ये गिवन है, इज इक्वल टू कितना है, 30 मीटर। ठीक, नाउ अब अपन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल, देखो ये ए बी और सी ट्राइंगल है। ए बी सी ट्राइंगल में हमें क्या लेना है, सबसे पहले हम रिलेशन लेते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ए बी कितना है हमारे पास 28.5 डिवाइडेड में बी सी कितना है L माइनस एक्स, क्या है L माइनस एक्स। तो हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा L माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको इसकी जगह ट्रांसफ़र कर दो 25/√3। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे x को, ठीक है, या फिर इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वेशन 1। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी और डी वाला, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो ट्राइंगल देखो ए बी डी में क्या है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी, तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी है अपने पास 28.5 डिवाइडेड बाय बी डी, बी डी कितना है, बी डी की वैल्यू बच्चों L है, क्या है L। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर L इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 मीटर हो जाएगा। अब हमारे पास L की वैल्यू आ गई,
इस एल की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन 1। तो देखो पुट करते हैं, एल की वैल्यू तो है 28.5 रूट 3 माइनस एक्स की वैल्यू निकालना है इज इक्वल टू 28.5 बाय रूट 3। ठीक है, अब देखो इसको ट्रांसफर करेंगे या x को उधर ले जाओ और इसको इधर लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 28.5 रूट 3, ठीक है, माइनस 28.5 रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। जब राइट साइड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब बच्चों इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा रूट 3। अब रूट 3 आ जाएगा तो देखो यहाँ से कितना होगा 28.5। अब रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस रूट से कैंसल, तो यहाँ कितना बचेगा 28.5 इज इक्वल टू एक्स। अब बच्चों देखो यहाँ पर 28.5 3 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो जब माइनस होंगे तो यहाँ पर 28.5 कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा, और डिवाइड में क्या बचेगा रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अरे बच्चों ऐसा है कि देखो ये 28 1 बार आया और यहाँ पर 28.3 क्या है 3 टाइम्स है, 3 बार है ना मल्टीप्लाई, तो 1 बार हम हटा देंगे माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 बार बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डबल कितना होगा, तो 1.1 2 8 16 17 1 2 2 4 और 57.3। ठीक है, 5 2 10 1 8 16 17 1 2 2 4 1 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 57 इज इक्वल टू एक्स। अब डिवाइड इसका क्या कर देंगे बच्चों, रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 57 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 57 रूट 3 और ये रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3, अब बचे कितने 2, तो 3 9 जा 27 रूट 3 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 रूट 3 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग इज 19 रूट 3 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों अब इसी के और की क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसका जो और वाला क्वेश्चन है वो अभी हमने किया, उससे बिल्कुल बेहद सिंपल है। वो कैसा है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भैया एक ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे खड़ा है टावर। ठीक है, क्या खड़ा है बेटा, टावर खड़ा है, कहाँ पर, ग्राउंड पर। ठीक है, अब ये ग्राउंड पे टावर खड़ा है और इस ग्राउंड पे टावर के फुट से, अब देखो ये टावर का टॉप है तो ये टावर का बॉटम है, अगर टावर का बॉटम मतलब फुट, तो यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट रखा हुआ है। क्या है, पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर। अब 15 मीटर की दूरी पर क्या है कि एक पॉइंट है। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन मतलब टॉप को देखना, तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बच्चों, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि टावर की हाइट निकालो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं ले लूँ A, B और C, तो हम मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ टावर इज h। तो करते हैं इसको सॉल्व, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है AC इज इक्वल टू h मीटर, मैं h मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस
बिटवीन पॉइंट एंड फुट ऑफ टावर, टावर के फुट की डिस्टेंस कितनी है, BC इज इक्वल टू 15 मीटर। अब क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा इज इक्वल टू 16 डिग्री। अब ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, है ना। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन BC, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AC कितना है, AC है अपने पास H मीटर और ये कितना है 15 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर H इज इक्वल टू 15 √3 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ टावर इज 15 √3 मीटर, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसी का करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, हमें प्रूफ करना है कि एक सर्कल है और सर्कल के बाहर के पॉइंट पे दो टेंजेंट खींची हुई है और उसको हमको क्या बताना है, इक्वल बताना है। तो पहले क्वेश्चन समझो कि देखो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, सर्कल है और सर्कल का सेंटर ये है हमारे पास O और इसकी रेडियस है R, ठीक है। R कुछ भी हो सकती है। अब इसी पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसका नाम है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ P, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट P है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं इस पर क्या ड्रॉ करूँ, एक हमने ड्रॉ करा टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया बच्चों, हमने इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट, और इसी पॉइंट से हमने दूसरे इस पे क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ किया। तो हमें बताना है कि ये टेंजेंट और ये दोनों इक्वल है। अब मैं मान लेता हूँ कि अगर मैंने P से टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ P और इसको मान लेता हूँ Q। अब बच्चों ध्यान रखना कि ये जो OP है ये एक तरीके से रेडियस का काम करेगी। तो हमेशा क्या होता है कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है बच्चों। रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो हमें प्रूफ करना है, सॉरी यहाँ पर मैं कोई सा भी पॉइंट ले लेता हूँ, PR ले लेता हूँ इसको, ठीक है। इसको ले लेता हूँ मैं Q और इसको ले लिया मैंने R, ठीक है। अब मुझे क्या कर बताना है कि जो PQ है और PR दोनों कैसे हैं, बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P और O को जोड़ दो, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, गिवन दैट, ठीक है, PQ एंड PR आर द टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल। हमने क्या करा, सर्कल पर PQ और PR की टेंजेंट खींच ली और सर्कल कैसा है, उसका सेंटर है OR, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है। देयरफॉर अब क्या है बच्चों, हम जानते हैं कि R क्या है, सर्कल की रेडियस, क्या है बच्चों, रेडियस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OQ परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, एंड यहाँ पर OR परपेंडिकुलर है किसके, PR के, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, हेंस अपन क्या बता सकते हैं कि जो एंगल है, कौन सा एंगल, OQP, एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल कितना, ORP,
ORP इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे हमने प्रूव किया। तो इसको मैं दे देता हूँ 1 इक्वेशन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में कोई चीज बनाना होता है, ड्रॉ करना होता है, तो हम लिखेंगे जॉइन P टू O। P और O को क्या करते हैं? ज्वाइन कर ले। अब मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूँ। कौन से? इन ट्राइंगल OQP। OQP अगर इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। इन ट्राइंगल और कौन सा? ORP। तो बच्चों हमने क्या करा? ये दोनों ट्राइंगल ले लिए जिसमें हमको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? OQ इज इक्वल टू OR। कारण क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल। ये दोनों इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि दोनों क्या है? रेडियाई। रेडियस होती तो सिंगुलर और रेडियाई है तो प्लूरल, मतलब दोनों इक्वल है। एंगल OQP बराबर एंगल ORP। और ये कैसे आया? हमने इक्वेशन वन में प्रूफ कर दिया था। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर OP और OP कैसी है? कॉमन। कैसी है बच्चों? कॉमन। अब क्योंकि इसमें ये दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए RHS क्राइटेरिया से दोनों कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल OQP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ORP के बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, कोई दिक्कत? हैंस इसलिए PQ भी इक्वल होगा किसके? PR से। क्यों? कारण हो जाएगा CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT ये क्या हो जाएगा? हैंस प्रूफ। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो 20वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है, एक हमारा इस तरीके से वायर है और इसकी लेंथ है बेटा 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब इस वायर का उपयोग करते हुए मैं एक आर्क बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? आर्क। अब आर्क क्या होती है तो मैं उन बच्चों को बता दूँ कि मान लो कि अगर मेरे पास सर्कल है और सर्कल का कोई सेंटर है तो सर्कल में से मैं कोई एक ऐसा पीस निकाल दूँ। ठीक है, इसको कहते हैं आर्क। ठीक है, ये क्या होती है? आर्क। ठीक है, इसी को कहते हैं आर्क। अब सुनो, आर्क को भाई अगर कोई भी आर्क होगी तो उसका सेंटर जरूर होगा। तो अगर मैं इसके सेंटर को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से 20 सेंटीमीटर का वायर जो है इसकी मैंने बना ली, एक आर्क बना ली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? आर्क लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों जब ये आर बनी तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका कहीं न कहीं सेंटर होगा। तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इसको दोनों एंड से मिला देता हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा थीटा। अब ये एंगल कितना दिया है उन लोगों ने? ये एंगल दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि ये रेडियस फाइंड करो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम रेडियस को क्या कर देंगे? फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन अगर अंडरस्टैंड हो जाता है, समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास O है, ये A B एक आर्क हो गई 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, और एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? गिवन दैट, क्या गिवन है बच्चों? आर्क लेंथ इज इक्वल टू, आर्क कितनी है? AB 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल सबटेंड मतलब बनाना एट सेंटर, एंगल कितना बनता है? थीटा इज इक्वल टू
60 डिग्री। लेट, अब मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ आर्क इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। देयरफॉर वी नो, भैया हमें पता है, भले तुमको नहीं पता पर लिख देना, वी नो दैट, क्या पता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू पाई बाय 180 सॉरी थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ आर्क लेंथ कितनी दी हुई है बच्चों, हमको दी है 20 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 अपॉन 360, तो 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई 2 पाई और आर तो निकालना है। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कुल मिला के यहाँ पर कितना बचा 20 इज इक्वल टू, यहाँ 1/3 बचा पाई और आर। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड में लेके आओ, तो 20 × 3 डिवाइड में पाई इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60/पाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर इज इक्वल टू 60/पाई सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा रेडियस। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई बच्चों 60/पाई सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, या कोई कमी तो नहीं है, जैसा भी हो आप हमें बताएं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के और की, जिसमें हमें क्या कहा गया है कि हमें एक वायर से ब्रोच बनाना है। सिल्वर वायर है और उससे क्या बनाना है बच्चों, हमें ब्रोच बनाना है। ठीक है, अब इसका हर एक का जो डायमीटर है वो कितना है 35 mm है। ठीक है, अब हमें ये पूछा गया है कि इसको बनाने के लिए टोटल कितना वायर उपयोग हुआ। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद में हमको दूसरे नंबर पे निकालना है कि इसका ईच सेक्टर का एरिया कितना होगा। बात समझ में आ रही है। तो हर एक सेक्टर का है ना, एरिया ऑफ इस सेक्टर ऑफ, हर एक का एरिया कितना होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, इसमें जितना भी वायर यूज होगा तो वो हो जाएगी टोटल लेंथ ऑफ वायर। अब ये क्या होगी, देखो इसमें डायमीटर गिनते हैं 1 2 3 4 और 5 तो डायमीटर के वायर हो जाएंगे, और बाकी होगा ये सरकमफेरेंस। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कि डायमीटर ऑफ सर्कल दिया है 35 mm। तो सबसे पहले निकालो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस कितना है, C इज इक्वल टू पाई इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और अगर r की टर्म में लोगे तो 2 पाई r। ठीक है, तो पाई 22/7 इंटू 35, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा, तो ये हो जाएगा 110 mm। 110 mm क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ 5 डायामीटर्स इज इक्वल टू 5 इंटू डी। डी कितनी बार है 5, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 इंटू डायमीटर कितना है 35, तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 2 और 5 3 जा 15 और 175 mm आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर सबसे पहला आएगा टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो यहाँ लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। कितना रिक्वायर्ड होगा बच्चों, तो ये रिक्वायर्ड होगा 110 प्लस 175, तो ये कितना हो जाएगा 285 mm वायर हमको क्या होगा, सिल्वर वायर का रिक्वायरमेंट होगा। तो बच्चों एक तो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक पार्ट हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा पार्ट देखो कि
कि हमको ईच सेक्टर का एरिया, बच्चों सेक्टर का एरिया, सेक्टर किसको कहते हैं, सेक्टर अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ से तो बच्चों ये हो जाएगा सेक्टर, ठीक है, जो किससे बनता है, दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनता है, उसको कहता हूं मैं सेक्टर। अब इसका एंगल कैसे पता चलेगा सर, तो एंगल देखो बच्चों, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री और ये टोटल सेक्टर कितने हैं 10, तो हर एक एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 36, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 36 और रेडियस कितनी हो जाएगी 35 का आधा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं और सेकंड में लिखते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। तो देखो बच्चों थीटा कितना है 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी लेना है, यहाँ पर पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 लेना है, तो 22/7 इंटू आर कितना होगा 35 का आधा, तो 2 बार लिख दें, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, ठीक है, 31 ये तो ये 10 टाइम चले जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, फिर 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 11, तो इसको जरा करते हैं, 11 बचेगा इंटू 35 बचेगा और डिवाइड में कितना बचेगा 2 2 जा 4 बचेगा, ठीक है, हमारे पास यही बच रहा है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 तो 385, ये हो जाएगा 385 और डिवाइड में आ जाएगा 4, क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 385 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 9 जा 36, 2 बचेगा और 6 जा 24, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 96.25 mm का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों एरिया, या फिर आप यहाँ पर भी mm का स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई है। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक के लिए आप ये इसको उतार सकते हो, ठीक है। आइए बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर में 21 में क्या कहा गया है कि हमें पता है कि कोई बंदा 5 ऑरेंज लेके आता है, 5 किलो ऑरेंज, ठीक है, कितने लेके आता है, सॉरी 5 ऑरेंज की कीमत है और 3 एप्पल की कीमत दोनों मिला के कितनी है 35। कहने का मतलब ये है कि कोई बंदा 5 ऑरेंज लाया और 3 एप्पल लाया, इन दोनों की इसने मिला के कीमत कितनी दी 35 रुपये, और फिर उनने क्या करा कि अब कोई बंदा 2 ऑरेंज लाया और 4 एप्पल लाया और इन दोनों को मिला के उसकी कीमत हुई कितनी 28 रुपये। तो हमको एक एप्पल की कीमत निकालनी है और एक ऑरेंज की कीमत निकालनी है, तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम या तो एलिमिनेशन से कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, पर जब तक आपको क्वेश्चन में कहा ना जाए कि ग्राफ से सॉल्व करो तब तक हमें इन 2 मेथड्स का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये मेथड क्या है कैसे तो मैं सिखा भी दूंगा और ये क्वेश्चन सॉल्व भी करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि 1 ऑरेंज की कॉस्ट मानो, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹x। मैंने क्या मान लिया कि एक ऑरेंज की कीमत x रुपये है, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू ₹y। अब मैंने क्या करा कि एक एप्पल की कॉस्ट कितनी मान ली y मान ली, तो मैं क्या करूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या कर लिया इक्वेशन बना ली, क्या 5x + 3y इज इक्वल टू 35, इसको इक्वेशन 1 दे दो। देखो यही है ना बेटा कि 5 ऑरेंज और 3 एप्पल की कीमत मिला के 35 रुपये है, तो मैंने इसकी जगह क्या कर दिया ऑरेंज को x माना था एक को और इसको माना था y। अब ऐसा क्यों,
अरे देखो, अगर मैं एक चॉकलेट 5 रुपए की लेके आया तो 5 चॉकलेट कितने की होगी, तो मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा ना, क्योंकि एक की कीमत कितनी है 5। तो यहाँ पर एक की कीमत x है तो 5 की कीमत जुड़ जाएगी, यहाँ एक की कीमत y है तो 3 की कीमत जुड़ जाएगी, टोटल मिला के उसने जितने पैसे दिए उसमें खरीद के लाएगा वो। तो यहाँ पर एंड दूसरा क्या लिखेंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। तो ये होगी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं बच्चों। एलिमिनेशन का मतलब होता है गायब करना। कैसे गायब करेंगे, देखो सबसे पहले इसी तरीके से लिखेंगे, दो इक्वेशन बनाना है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे इन दोनों में से या तो x के या y के दोनों के किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है। अब ये दोनों तो कैसे हैं, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे कि अगर मैं पहली इक्वेशन में 2 का पूरा मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा 10x 6 और ये कितना बनेगा 70। अब सेकेंड इक्वेशन में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूं। अगर पहले दो इक्वेशन को तुम बराबर करना चाह रहे हो, जैसे इसे और ये कोफिशिएंट बराबर करना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना पूरी इक्वेशन में और इसका मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर देना। ठीक है, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 5, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई 5 करके माइनस इक्वेशन 1 या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2। अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले करके लिख दो 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 70। ठीक है, दूसरा क्या आएगा 5 2 जा 10x प्लस 5 4 जा 20y इज इक्वल टू 28 को 5 टाइम करो, 8 5 जा 40, 8 5 40 और 5 2 जा 10 140। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है कैसा होगा, देखो यहाँ पर प्लस था तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएंगे। अब इनके माइनस कोई काम के नहीं रहेंगे, हमें नीचे वाले माइनस ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये प्लस का 6 ये माइनस का 20, तो बड़ा कौन है, माइनस का यहाँ 14 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आएगा माइनस का 70, यह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, इधर नेक्स्ट लाइन से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 14 और 14 5 जा 70, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई 5 आ जाएगी। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ 5 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ठीक है, 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, मैं किस में पुट करता हूँ 2 में। याद रखना पुट भी उसमें करना जिसकी वैल्यू थोड़ी कम दिख रही हो। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, तो कैसा होगा 2x प्लस 4y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इज इक्वल टू 28, ये हो जाएगा 28 5 4 जा 20 इज इक्वल टू, तो 2x इज इक्वल टू 28 माइनस 20, तो x इज इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा बच्चों 8, और इसका मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड में। ठीक है, तो 2 4 जा 8, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 4, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹4 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल y इज इक्वल टू रुपीज़ कितना 5। ठीक है,
अगर इसको चेक करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं बच्चों। कैसे? देखो अगर मैं इनमें वैल्यू पुट करूँगा तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। देखो अगर मैं 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 4 है, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, मिलके कितना आया 35। तो 35 इक्वल टू 35, तो इसका मतलब हमने कैसा करा, करेक्ट क्वेश्चन किया। ठीक है, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। अब करते हैं बेटा इसका 21 का और बेहद सिंपल क्वेश्चन है जो कि उसी पैटर्न पे है। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था एलिमिनेशन मेथड पर। ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। किससे करना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, हमको सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक की जगह को दूसरे को पुट करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन 1 दे दो। एंड दूसरी इक्वेशन कौन सी बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 का यूज़ करके अब इसकी वैल्यू मैं किस में पुट करूँगा, इक्वेशन 1 में। आप 1 की भी 2 में पुट कर सकते हैं, 2 की भी 1 में पुट कर सकते हैं। कैसे, नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 2, मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 का। क्या होगा, इक्वेशन 2 कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या करूँ, y को ट्रांसफर कर देता हूँ, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर मैंने x की वैल्यू किसके बराबर पुट कर दी, एक 4 प्लस वाई का। अब मैं क्या करूँ, इसको इक्वेशन कौन सी दे दूँ, 3 दे देता हूँ। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इस इक्वेशन 3 को किस में पुट करना है, 1 में। इसमें मत पुट कर देना, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या है, x की जगह क्या पुट्स कर सकता हूँ भाई, पहले तो लिख लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब x की प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ, x की प्लेस पे मैं रख सकता हूँ 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल सकते हैं, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो 4 को ट्रांसफर कर दो, वाई 2y हो जाएगा, तो 14 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2/5, तो y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, हमारे पास 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, इसमें पुट कर दो, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई था, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस क्या हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। देयरफॉर द वैल्यूज आर, कौन कौन सी वैल्यू, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये बेटा हमारी क्या हो जाएगी, 2 इक्वेशन सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इन्हें अच्छे से पढ़ें ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इसी के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हमारा सेकंड सेट खत्म हो जाएगा। जय हिंद।